हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एल्कोहल। और एल्कोहलों में से आपका जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है इसके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि जो एल्कोहल होता है उसको बनाया कैसे जा सकता है। तो कई सारे प्रोसेस थे जिसके तहत आप मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और उसके अंतर्गत 1 डिग्री का एल्कोहल, 2 डिग्री का एल्कोहल और 3 डिग्री का एल्कोहल कैसे बनाया जा सकते हैं जाना था। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या जो एल्कोहलों के भौतिक गुण होते हैं या रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो जो एल्कोहलों के भौतिक गुण होते हैं उनको सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है कि कम कार्बन वाले एल्कोहल द्रव जबकि कार्बन 12 से अधिक कार्बन वाले एल्कोहल ठोस होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो निम्न अणुभार वाले आपके एल्कोहल होते हैं वो एक तरीके से तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं और उनमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिसे हम एल्कोहलिक गंध बोल सकते हैं, और साथ साथ वो रंगहीन और लिक्विड स्टेज में होते हैं। लेकिन अगर उच्च अणुभार वाले आपके जो एल्कोहल होते हैं वो गंधहीन होते हैं, तो साथ साथ आपके वो सॉलिड स्टेज में होते हैं, मतलब मोम जैसे सॉलिड होते हैं। तो आपको सामान्यतः ये ध्यान देना है कि जो निम्न अणुभार वाले एल्कोहल होते हैं वो तीक्ष्ण गंध वाले आपके एल्कोहलिक लिक्विड स्टेज में होते हैं, और जो उच्च अणुभार वाले होते हैं वो मोम जैसे ठोस होते हैं। दूसरा पॉइंट है जिसमें से दिया गया है कि जो अणुभार बढ़ने के साथ एल्कोहलों का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो सिंपल है, जैसे जैसे आपका अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे एल्कोहलों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाएगा। जैसे आपका मेथिल एल्कोहल का होता है 64.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एथिल एल्कोहल का होता है 78.2 डिग्री सेल्सियस, प्रोपिल एल्कोहल का होता है 117 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे आपका अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि जो एल्कोहल या जो एल्कोहलों का क्वथनांक होता है अपने समावयवी ईथर की तुलना में अधिक होता है। मतलब अगर जैसे हम एल्कोहल की बात करें तो वो एल्कोहल जो होता है वो ईथरों के साथ एक तरीके से समावयवता दर्शाता है और वो क्रियात्मक समावयवता होती है। तो चाहे आपके समावयवी ईथर हों, चाहे आपके एल्केन हों, चाहे एल्किल हैलाइड हों, और अगर समान अणुभार के हैं एल्कोहल के सेम समान अणुभार के और उनसे अगर तुलना करी जाती है तो जो एल्कोहलों का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है कि एल्कोहलों में एक विशेष प्रकार का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से एल्कोहलों का क्वथनांक ईथरों से, एल्केनों से और यहाँ तक एल्किल हैलाइडों से उच्च होता है अगर समान अणुभार का है तो। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि एल्कोहल जल में विलय होते हैं क्योंकि जल में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। तो देखो जो निम्न श्रेणी के एल्कोहल होते हैं जैसे आपका एथिल एल्कोहल हो गया, मेथिल एल्कोहल हो गया, प्रोपिल एल्कोहल हो गया, ये जल में विलय होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका अणुभार बढ़ता जाएगा तो विलयता घटती जाएगी, और उसकी वजह यह है कि जो एल्कोहलों में आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो हाइड्रोजन के साथ या हाइड्रोजन के एक तरीके से जो आपके अणु होते हैं जल में उनके साथ आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिसकी वजह से विलयता अणुभार बढ़ने के साथ घटती जाती है। तो ये यहाँ पर 4 पॉइंट थे जो कि भौतिक गुणों के अंतर्गत हम लोगों ने जाना। अब हम लोग बात करेंगे कि जो आपके एल्कोहल होते हैं उनके रासायनिक गुण कौन कौन से हो सकते हैं। तो जो एल्कोहल होते हैं तो ऑलरेडी पता है कि अगर एल्किल ग्रुप से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो आपका एल्कोहल कहा जाता है। तो एल्कोहलों में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका विस्थापन होता है, तो कहीं कहीं पर आपका पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप विस्थापित हो जाता है, और कहीं कहीं पर क्या होता है कि जो एल्कोहलों का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो हाइड्रोजन होता है वही केवल विस्थापित होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले रासायनिक गुणों के अंतर्गत हेडिंग दी गई है कि सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया, यानी कि अगर आपका जो एल्कोहल है वो सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करे तो क्या बनाएगा। तो सक्रिय धातुओं को हम प्रबल धन विद्युतीय धातुएं भी कहते हैं, और प्रबल धन विद्युतीय धातुएं उनको कहा जाता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अच्छी खासी होती है, यानी कि प्रबल होती है। चाहे आपको वो सोडियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, या कोई भी अन्य हो सकती है प्रबल धन विद्युतीय धातु। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एल्कोहल की रिएक्शन सक्रिय धातु किसी भी सक्रिय धातु से कराते हैं तो धातु का एल्कोक्साइड बनता है।
ठीक है। क्या बनता है, धातु को एल्कोक्साइड बनता है, साथ साथ हाइड्रोजन विस्थापित होती है। तो यहाँ पर जैसे हमने क्या किया कि एल्कोहल की रिएक्शन कराई, सोडियम जो कि एक सक्रिय धातु है इससे कराई, तो यहाँ पर बना सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। तो RONA सोडियम एथॉक्साइड है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये H2 विस्थापित हुए, और ये आप रिएक्शन को संतुलित करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं 2 मोल ROH के 2 मोल आपके सोडियम के, और रिएक्ट होंगे तो 2 मोल आपके सोडियम एल्कोक्साइड के बनेंगे, साथ साथ हाइड्रोजन विस्थापित होगी। और इसी को अगर हम एग्जाम्पल में चेंज करें, देख सकते हैं एल्कोहल में हम यहाँ पर एथिल एल्कोहल लिए हैं, और एथिल एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराए हैं, सोडियम से कराया है। तो जब सोडियम से रिएक्शन होगी एथिल एल्कोहल की, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये सोडियम का एथॉक्साइड बनेगा, ठीक है। ये क्या है, सोडियम का एथॉक्साइड, और हाइड्रोजन विस्थापित होगी। तो अगर हम इस सोडियम के एथॉक्साइड की बात करें तो ये आपका एक आयनिक ठोस होता है, सफ़ेद कलर का होता है, और इसकी खास बात ये आयनिक हो जाता है, कहने का मतलब जल अपघटित हो जाता है। तो अगर हम सोडियम एथॉक्साइड को जल अपघटित करें तो ये जल अपघटित होकर क्या दे देता है, एथिल एल्कोहल, और साथ साथ एक अणु किसका होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन सक्रिय धातु से करें तो सोडियम का एल्कोक्साइड बनेगा, और अगर हम एग्जाम्पल में एथिल एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम से करें तो सोडियम एथॉक्साइड बनेगा। सोडियम एथॉक्साइड आयनिक यौगिक है जो जल में अपघटित होकर क्या देगा, एथिल एल्कोहल, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी। अब अगली रिएक्शन है जिसमें से कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया कराई गई। तो अगर एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल से रिएक्शन करे तो क्या देगा, एस्टर देगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है RCOOH, और यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका एल्कोहल का सूत्र है। और जब रिएक्शन होगी तो जो एल्कोहल होता है, तो एल्कोहल में ये आपका पूरा इतना क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो हाइड्रोजन होता है वो हो जाएगा रिप्लेस, किसके माध्यम से, ये आपका इतना देख सकते हैं RCO जो है ना, ये आपका एसिल ग्रुप है, इसके माध्यम से ये रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, H2O को निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका इतना निकल जाएगा, तो यहाँ पर प्लस H2O लिखेंगे। तो इस तरीके से H2O निकल जाएगा, और बचेगा क्या, तो वो एस्टर बचेगा। कहने का मतलब है, ये आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, एसिटिक अम्ल लिया गया है, ठीक। एसिटिक अम्ल की रिएक्शन जब एल्कोहल से कराते हैं तो ये जो आपका एस्टिल ग्रुप है यहाँ पर CH3CO, ये आपका क्या करेगा, ये जो आपका एल्कोहल है, एल्कोहल में इतना पूरा आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में भी आप यहाँ पर देखेंगे तो बांड होता है। तो ये बांड ब्रेक करता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है कौन, एस्टिल ग्रुप। तो यहाँ से आपका फिर ये यहाँ से इतना जल का अणु बाहर हो जाएगा। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये यहाँ से जल का अणु इतना बाहर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका एस्टर की कैटेगरी में आपका बन जाएगा क्या, एथिल एसीटेट, और यहाँ पर भी जल का एक अणु बाहर निकलेगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो एस्टरीकरण कहते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि एस्टरीकरण क्या होता है, तो आप एस्टरीकरण के अंतर्गत कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्कोहल की रिएक्शन करा के बता सकते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो दोनों जगह पर एस्टर बनता हुआ दिखाया गया है। यहाँ पर भी एक एस्टर बना, और एस्टर की कैटेगरी में यहाँ पर एथिल एस्टेट, जो कि ये भी क्या है, एक एस्टर है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि जो एल्कोहल होते हैं, तो एल्कोहलों में से जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो हाइड्रोजन होता है उसको रिप्लेस किया गया है, किसके माध्यम से, यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये एसिल ग्रुप के माध्यम से। तो एसिल ग्रुप के माध्यम से ये हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, और रिप्लेस होने के बाद में जल का एक अणु बन के ये बाहर हो गया, और एट लीस्ट जो बनेगा आपका या बचेगा वो होगा आपका एस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका प्रोसेस क्या होगा, एस्टरीकरण के नाम से जाना जाएगा।